This is an ABP Life podcast. बिहार की राजनीति पिछले 30 वर्षों से 3 दशकों से दो ध्रुवीय रही है। मुख्यतः आरजेडी और जेडीयू, यही दो पार्टियां हैं जिनके बीच यहाँ का मतदाता चुनाव करता रहा है। बीजेपी एक सहायक पार्टी की भूमिका में रही है जेडीयू के साथ, जो पिछले 15 वर्षों से सत्ता में है। 2 बार जेडीयू ने साथ छोड़ा है बीजेपी का, और तब बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है। बहरहाल बिहार की राजनीति में इस वक्त एक नया कोण बहुत मजेदार, बहुत रोचक उभर कर आ रहा है। वह कोण है प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी का। उन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान किया, सभी सीटों पर लड़ेंगे ऐसा ऐलान किया, और कई सारे लोग, नामचीन लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। मैं हूं व्यालोक, और इस पूरे मसले पर मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू व्यालोक जी। प्रशांत किशोर, एक तीसरा कोण, एक तीसरा ध्रुव उभर रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है बिहार में। जी बिल्कुल कहा जा रहा है, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है और अन्य लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशांत किशोर क्यों, मतलब ये बड़ा मूल सवाल होता है जब भी कुछ नया आता है, जब भी कुछ नया लॉन्च होता है, तो पहला सवाल यही होता है कि इतनी भीड़ में एक नया क्यों। इस नया क्यों का जवाब प्रशांत किशोर अपनी तरफ से देते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जाति की राजनीति, परिवार की राजनीति और तमाम इस तरह की राजनीति से बिहार का भला नहीं हुआ है, और अब वो बिहार का भला करेंगे, बदलाव लाएंगे। यहाँ पर उनके पास उसका एक ब्लूप्रिंट है, और वो ब्लूप्रिंट हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा दावा है कि पिछले 1 साल में गांव-गांव, पंचायत घूमकर उन्होंने बिहार की समस्या को समझा है और एक ब्लूप्रिंट वो तैयार कर रहे हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को विधिवत रूप से पार्टी के नाम की और बाकी चीजों की घोषणा होगी, अध्यक्ष की भी घोषणा होगी। अध्यक्ष कौन होगा इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है कि दलित वर्ग से, समुदाय से पहला अध्यक्ष होगा। उसके बाद फिर 1 साल का टेन्योर होगा और अगले 5 साल में 5 अध्यक्ष होंगे। हाल ही में जो अभी इनकी सभा हुई पटना में, इस दौरान कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न जिनको अभी मिला है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ईबीसी समुदाय से आते हैं, उनकी पोती शामिल हुई इनकी पार्टी में। एक और बड़े नेता जो है वो भी शामिल हुए। तो इस तरह की बातें हो रही है, और ये भी ये दावा कर रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे। लेकिन ये सारे अभी दावे हैं, अभी इनका ब्लूप्रिंट देखना बाकी है, इनका बाकी चीजें और देखना बाकी है। लेकिन जो शुरुआत इन्होंने की है, परसों तरसों की जो मीटिंग इनकी पटना में हुई और जो घोषणा उस दिन इन्होंने किया अध्यक्ष पद को लेकर के, उसकी शुरुआत से ही ये अनुभव होने लगा है कि जाति का जो इफेक्ट बिहार में है, जितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है बिहार की राजनीति में जाति का, जिसको प्रशांत किशोर नकारते हैं, लेकिन वो उस जाति के प्रभाव से बचते हुए नहीं दिख रहे हैं, और शायद उसी मजबूरी बस उनको ये निर्णय लेना पड़ा है कि हमारी पार्टी का पहला अध्यक्ष कोई दलित होगा। जी, लेकिन प्रशांत किशोर जो कुछ भी कर रहे हैं वह क्या 12-13 वर्ष पहले हमने दिल्ली में नहीं देखा था? प्रशांत किशोर की पार्टी में एक से एक पूर्व नौकरशाह, कोई आईएएस है, कोई डीआईजी है, कोई कहीं से रिटायर हुआ है, इस तरह के लोग आ रहे हैं। मैं अगर इसको बहुत सरल भाषा में कहूँ तो एक एनजीओ टाइप का लग रहा है, जो हमने दिल्ली में देखा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की मुहिम से, और जिसके बाद हमें दिल्ली में केजरीवाल दिखाई दिए। तो क्या ये केजरीवाल का बिहारी प्रारूप हो सकते हैं प्रशांत किशोर? इसमें मैं 50-50 जवाब देना चाहता हूँ। 50 ये कि हाँ, 50 ये कि ना। हाँ इसलिए क्योंकि जन सुराज अभी भी एक रजिस्टर्ड एनजीओ है आज की तारीख में भी। 2 अक्टूबर के बाद पार्टी का नाम क्या होता है, किस तरह से वो चुनाव आयोग के तहत रजिस्टर्ड होता है, वो देखने वाली बात होगी। और पूरा मोडस ऑपरेंडी जो था काम करने का, वो उसी तरह का था। नए नए लड़के आईटी से जुड़े हुए,
जो शुरुआत हुई थी वही लोग थे, ज्यादातर वही लोग मैनेज करते थे। और तो इसके लिए 50% हाँ, लेकिन 50% ना मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए नौकरशाहों का जुड़ना ये कोई नई बात नहीं है। ये लगभग सभी दलों में पहले से भी नौकरशाह रिटायर्ड होकर जुड़ते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, हारते रहे हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, वो जो महत्वपूर्ण अंतर है केजरीवाल प्रारूप और प्रशांत किशोर प्रारूप में, वो ये है कि केजरीवाल की जो शुरुआत हुई है वो चाहे दिखावे के लिए हो, नियोजित तरीके से हो, एक प्री प्लान्ड हो, जो भी हो, लोग उसको जो भी कहें, लेकिन तकरीबन 2-3 सालों तक वो सड़क पर दिखे, दिल्ली की सड़कों पर। जंतर मंतर से लेके रामलीला मैदान और सीलमपुर तक उनके अनशन हुए, सड़क पर संघर्ष हुए, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे दर्ज हुए, लाठियां चली, फिर जाकर के उन्होंने एक पार्टी बनाई। प्रशांत किशोर ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि बिहार में इस वक्त भी ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनको मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो आधा घंटा बीत जाएगा। लेकिन इसमें से किसी भी एक समस्या को पकड़ के प्रशांत किशोर ने आंदोलन करने की बात नहीं की। उन्होंने बहुत आराम से टेंट सिटी लगाकर शहर शहर घूमने का काम किया, लोगों से मिलने का काम किया। उनका एक अलग मॉडल है कि हम 2 साल तक तकरीबन वो पूरे बिहार में घूमे हैं, उनके लोगों ने डेटा कलेक्शन किया है। मैं बेसिकली प्रशांत किशोर को डेटा मैनिपुलेटर बोलता हूँ। उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है और अब वो उस डेटा का इस्तेमाल अपनी पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने के लिए करेंगे। तो एक बड़ा अंतर इन दोनों मॉडल में है जो आप कह रहे हैं। जी, एक सवाल यह भी उठता है कि इस तरह का जो भी प्रयोग होता है, तो अब पहले तो एक डर लगता है, क्योंकि केजरीवाल की विफलता के बाद या केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली की सरकार चलाई, उसके बाद अब लोगों के मन में ये डर लगता है, सिविल सोसाइटी से लोगों का मोहभंग हुआ है, लोग जिस तरह जुड़ते थे पहले अब नहीं जुड़ रहे हैं। उसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी से की थी। बिहार के बारे में कहा जाता है कि सांप्रदायिकता, जो कोट एंड कोट सांप्रदायिकता जो है, जो अभी तक चली आ रही है, हालांकि वह एक अलग विवाद का विषय है, बहस का विषय है, उस सांप्रदायिकता को बिहार ही रोकता है, चाहे वो लालू का, आडवाणी का रथ रोकना हो, या बीजेपी को थोड़ा माइल्ड करना हो, या जेडीयू ने जिस तरह से सरकार चलाई है। जी, इस एंगल से आप कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनकी शुरुआत जो हुई है वो भाजपा के साथ मिलकर काम करने से हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले कहा कि वो सारे जातिगत समीकरण को ध्यान में रख रहे हैं, और उसी के हिसाब से लोग उनके पास आ भी रहे हैं, और लगभग सभी जातियों के लोग वहां जा रहे हैं। और वो इस चीज का भी ध्यान रख रहे हैं कि मुझे जातिगत समीकरण को भी साधना है। ऊपरी तौर पर भले ये कहते रहे कि हम जाति और इन सब चीजों में यकीन नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर जब आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने अब तक अपनी एक सेकुलर छवि बनाकर रखी है, धर्मनिरपेक्ष छवि बनाकर रखी है, विकास की बात करते हैं, कहीं भी सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं, ये या जो धर्मनिरपेक्षता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, या फिर ऐसे मुद्दे हो जो जातीय तनाव बढ़ाए या जातीय समीकरण को बिगाड़े, जैसे आरक्षण, इन सब चीजों पे ये ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं। ये सिर्फ टारगेट करते हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव को टारगेट करना या जो नीतीश कुमार है उनको टारगेट करना। तो ये किसी भी नए जो लोग होते हैं जिनको एंट्री करनी होती है पॉलिटिक्स में, वो यही करते हैं कि जो सामने वाला है उसको डिमीन जब तक नहीं करेंगे हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ेंगे तो सवाल है कि वो किसका वोट काटेंगे। वो कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो क्या 243 सीटों पे वो जाहिर है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उतारेंगे, तो मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा और वो किसका वोट कटेगा, और अगर वो कटेगा तो किसको फायदा होगा। तो इस पर आने वाले समय में चर्चाएं होंगी,
और व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि बिहार के लोगों को, स्पेशली जो सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं और खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इस लिहाज से वोट करती है कि हमको या तो राजद को जिताना है या फिर जेडीयू को जिताना है या कांग्रेस को जिताना है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देना है, वो लोग क्या करेंगे? उनका रुख क्या होगा? क्या वो बटेंगे या वो नहीं बटेंगे? वो एकजुट रहेंगे? और तो ये सब देखने वाली बातें होंगी। तो मुझे लगता है कि ये इस लिहाज से प्रशांत किशोर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जो आने वाले समय में होगी, मुझे उम्मीद है। लेकिन इसको मैं सिर्फ एक ही एंगल से अच्छा मानता हूँ इनकी एंट्री को, कि जो सत्ता का लॉ सिद्धांत है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जिसको बोलते हैं, कि सत्ता के स्थापित लोगों ने एक ऐसा पिंजरा बना दिया है जिसमें आम लोगों का, बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध है। उस आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की और उस पिंजरे को तोड़ने का एक प्रयास है प्रशांत किशोर का, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इनका इंटेंशन ये रहा कि मुझे किसी पार्टी ए को फायदा पहुंचाना है, पार्टी बी को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर मुझे लगता है कि अगर बिहार के लोग इस बात को समझ जाएंगे तो इनकी हालत भी पुष्पम प्रिया की प्लुरल्स पार्टी की तरह हो सकती है। तो ये चीजें हैं जिस पर आने वाले समय में थोड़ी चर्चा होगी और इनको भी ध्यान रखना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This is an ABP Live podcast.